हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अपना 12th का नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। फिफ्थ चैप्टर विच इज सरफेस केमिस्ट्री, या जिसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठ रसायन। ओके, तो ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हम लोग मैंने आपको कल बेसिकली थोड़ा बता दिया ही था कि जो सरफेस पे होने वाली जो परिघटनाएं हैं उनका अध्ययन हम लोग करते हैं किसके अंदर, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो इसमें सरफेस में होने वाली जो हमारी परिघटना, उसके अंदर फर्स्ट जो परिघटना थी हमारी अधिशोषण, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके साथ में ये बहुत सारी जो क्रियाएं जैसे शोषण हो गया, जिसमें अधिशोषण अवशोषण दोनों प्रोसेस साथ में चलती है। विशोषण क्या होता है, जब अधिशोषण जो हो चुका है उसके अंदर दो टर्म्स बताई थी, अधिशोष्य और अधिशोषक। अधिशोषक तो पृष्ठ है जिस पर अधिशोषित होता है, और अधिशोष्य है आने वाला सब्सटेंस। ठीक है, तो इन दोनों को अलग करने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है आपकी विशोषण, डिजॉर्प्शन। ठीक है, तो ये सारा हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ये अधिशोषण और अवशोषण में अंतर पढ़े थे कि अधिशोषण क्या होता है कि सरफेस पे होता है, अवशोषण पूरा कंप्लीटली होता है। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना होती है जबकि उसमें आंतरिक रूप से होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। अधिशोषण स्टार्टिंग में क्या होता है, फास्ट होता है, बाद में स्लो हो जाता है, जबकि अवशोषण क्या होता है, समान रूप से चलता है। ओके, ये हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद जो हम लोग ने स्टार्ट किया था वो अधिशोषण की थर्मोडायनेमिक्स पॉसिबिलिटी, जो उष्मागति की संभाव्यता। तो अधिशोषण के दौरान एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो अधिशोषण के दौरान एंथैल्पी क्या होती है, कम मतलब निकलती है उसमें से डिक्रीज, और एंट्रोपी भी क्या होती है, कम हो जाती है। क्योंकि पहले अणु अव्यवस्थित होते हैं, जब अधिशोषण सतह पे आते हैं तो एक व्यवस्थित क्रम में ऐसे जुड़ जाते हैं, तो एंट्रोपी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोग पढ़ रहे थे कि अधिशोषण के प्रकार, ये हम लोग आज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अधिशोषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो अधिशोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका भौतिक अधिशोषण और एक होता है आपका रासायनिक अधिशोषण। तो नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या कि अधिशोषण के प्रकार। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं भौतिक। देखो, इसके अंदर दो प्रकार के आते हैं अधिशोषण के जो प्रकार है, इसमें दो प्रकार के आते हैं आपके। एक आपका आता है भौतिक अधिशोषण, और एक आपका होता है रासायनिक अधिशोषण। देखो, अधिशोषण में दो चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने, एक तो पढ़ी थी अधिशोष्य और एक हमने पढ़ा था अधिशोषक। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं और हिंदी में आप लोग ये याद कर लो, अधिशोष्य और अधिशोषण। ठीक है, ये दो चीजें पढ़ी थी। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में दुर्बल वांडरवाल बल, कौन से बल, दुर्बल वांडरवाल बंध पाए जाते हैं। देखो, वांडरवाल बल आपको भी पता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होते हैं, ये वीक अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स ही लगता है, कोई केमिकली यहाँ पे कुछ बॉन्डिंग नहीं होती है, ये वीक बॉन्ड होते हैं। आपको एज यूजुअल आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में, सारे बलों के बारे में आपकी है चैप्टर, 5th चैप्टर आई थिंक। तो ये जो वांडरवाल बल होता है ये दुर्बल बल होता है। तो भौतिक अधिशोषण के अंदर क्या होता है, जो आपका अधिशोषक है और जो आने वाला अधिशोष्य है, इनके बीच में महज एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, और जिसको हम लोग कौन सा बल बोल सकते हैं, वांडरवाल बल। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स ही होता है। तो यहाँ पर कैसा, इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, दुर्बल, ये दुर्बल प्रकृति का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड मिलता है हमें, वांडरवाल बल के द्वारा। जब अधिशोष्य और अधिशोषक दोनों जुड़े होते हैं तो उस अधिशोषण को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक अधिशोषण। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक अधिशोषण। अब देखो, इनमें वांडरवाल बल चूंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको तोड़ भी सकते हैं। इसलिए जो भौतिक अधिशोषण की प्रकृति विशिष्ट प्रकृति नहीं होती है, तो इनकी जो प्रकृति होती है वो विशिष्ट प्रकृति नहीं होती। ठीक है, दूसरा कि इनमें क्या होता है, देखो भौतिक अधिशोषण के अंदर ये जो आपकी सरफेस है,
इस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सरफेस को मान लो ये जो हमारी सरफेस है, इस सरफेस को हमने बोला अधिशोषक, और इस पर ये अणु क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनके बीच में वीक बॉन्ड है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सरफेस से इनके अणुओं को हटा भी सकते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको एक बताया था कि जैसे ही मान लो ये आपका डस्टर है या फिर कोई भी लकड़ी का टुकड़ा है, इसको आपने पानी के अंदर डिप किया। ठीक है, तो पानी के अंदर डिप किया तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, ओनली आपका वंडरवॉल फोर्सेस बनेगा। जैसे ही आपने इसको क्या किया, टेम्परेचर इसका हाई किया, ठीक है, बाहर धूप में ले गए, इसके ऊपर जो भी पानी था वो सूख गया, तो पानी के अणु क्या हो गए, इवापोरेट हो गए, वेपर बन गया, वाष्प बन के उड़ गए। तो इसके अंदर आप लोग ये देखना कि यहाँ पर जो भौतिक अधिशोषण होता है उनमें बलों की जो प्रकृति होती है दुर्बल होती है, तो हम उनको क्या होता है, अधिशोषी और अधिशोषक जो दोनों एक दूसरे की सतह पे चिपके होते हैं, इजीली हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो एक बार वो जुड़ भी सकते हैं और हट भी सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं और हट भी सकते हैं, दोनों दिशाओं में प्रोसेस चलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय। तो ये कैसा प्रक्रम होता है हमारा, उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। ठीक है, तो भौतिक अधिशोषण एक उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, इनकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती और इनके लिए निम्न ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊर्जा हमें चाहिए होती है वो भी क्या होती है, निम्न ऊर्जा के लिए चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं जो कि वीक फोर्सेस होते हैं, तो हमें ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिमूव नहीं होती, जब अधिशोषण के टाइम पे बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट रासायनिक अधिशोषण की। रासायनिक अधिशोषण के अंदर नाम से पता चल रहा है कि कोई भी क्या होगा, यहाँ पर रासायनिक बंध बनेगा, कोई भी क्या बनेगा, रासायनिक बंध। तो या तो वो आयनिक बंध बन सकता है या फिर आपका कौन सा बंध बन सकता है, संयोजक बंध, सॉरी सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक को मतलब क्या बोलते हैं, कोवलेंट। ठीक है, तो या तो कौन सा बंध बन सकता है यहाँ पे, आयनिक बंध, या फिर क्या बन सकता है आपका कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। कौन से में, रासायनिक अधिशोषण में। ओके, तो रासायनिक अधिशोषण के अंदर क्या होगा कि एक ये जो सरफेस है, ये जो मान लो इसकी सरफेस है, इसकी सरफेस पे कोई अणु आके यहाँ पे अगर एड्सॉर्बेंट के अणु आके अगर यहाँ पे, जैसे मान लो ये आपका अधिशोष्य है, ये जैसे यहाँ पर आके चिपक गया तो एक बार बस इसने बॉन्ड बना लिया। अब हम इसको किसी भी कंडीशन में अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, बॉन्ड की प्रकृति कैसी हो गई, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बंध बनते हैं, प्रबल बंध बनते हैं। ठीक है, और इनकी प्रकृति कैसी हो जाती है, विशिष्ट। कैसी प्रकृति हो जाती है, विशिष्ट प्रकृति हो जाती है। और इनको हम लोग एक बार बन गया अलग नहीं कर सकते, अधिशोषक को अधिशोषक से अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय। कैसे होते हैं ये, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो ऊर्जा, यहाँ पर देखो क्या कम ऊर्जा की जरूरत, कम ऊर्जा निकलती है, यहाँ पर उच्च ऊर्जा की निकलती है। तो अगर आप लोग अंतर की बात करते हैं कि अंतर इनमें क्या क्या होता है, तो आप लोग को पता है, ये तो मेन 4-5 तो हो जाएंगे कि यहाँ पर वंडरवॉल फोर्सेस होंगे, यहाँ पे आयनिक या सहसंयोजक बंध होंगे, जिसको हम लोग रासायनिक बंध भी बोल सकते हैं। इनमें हम लोग बोल सकते हैं दुर्बल बंध होते हैं, ये क्या होंगे, प्रबल बंध होंगे। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण की प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है, इनकी प्रकृति विशिष्ट होती है, क्योंकि स्पेसिफिक जुड़ गया कोई विशिष्ट। ये देखो वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं, सबके लिए सेम होते हैं, सब अणु को एक अपने पास अट्रैक्ट करने की क्या होती है, कैपेसिटी। ये सिर्फ एक क्या अट्रैक्शन फोर्स है ना, तो हर अणु एक दूसरे के साथ जुड़ सकता है। लेकिन जो रासायनिक जो बंध होता है वो स्पेसिफिक हर किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनता, स्पेसिफिक कोई अणु है उनके साथ ही बीच में बॉन्ड बन सकते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति क्या होती है, विशिष्ट। क्योंकि केमिकली जो एब्जॉर्प्शन है वो सब में पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये इनकी प्रकृति क्या हो जाती है, विशिष्ट। इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स ये, इसलिए हम इनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये कैसा प्रक्रम हो जाता है आपका, उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। लेकिन इनको हम लोग एक बार बॉन्ड बन गया मीन्स बन गया, हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स क्या है कि ये कैसा प्रक्रम हो जाता है आपका, अनुत्क्रमणीय। यहाँ पे क्योंकि एक अट्रैक्शन फोर्स है, वीक अट्रैक्शन फोर्स है, निम्न ऊर्जा निकलती है यहाँ पे,
उच्च ऊर्जा। अब देखो और भी बहुत सारे अंतर है, और अंतर की बात करते हैं हम लोग। तो इसके अंदर देखो जो भौतिक अधिशोषण जो होता है आपका, भौतिक अधिशोषण में मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स होता है आपका, अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्या होगा, ये मान लो हमारी सरफेस है, ये क्या है आपकी सरफेस है। इस सरफेस पे क्या होना है, अधिशोषण होना है। तो ये क्या है, अणु है जो आके क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। सिर्फ सतह पे, अंदर नहीं जा रहे, सिर्फ सतह पे क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अब भौतिक अधिशोषण में क्या होता है कि जैसे ही मान लो इन पे जुड़ गया तो इन पे अट्रैक्शन लगेगा, इन अणुओं पे अट्रैक्शन क्या लगेगा, ज्यादा। लेकिन ऐसे इनमें सब में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स इस सतह से। ठीक है, अब अगर दूसरी लेयर आना चाहे तो वो भी आ सकती है। ठीक है, उनपे भी क्या लग सकता है, अट्रैक्शन फोर्स लग सकता है, ये वाला। लेकिन ये थोड़ा सा क्या लग जाएगा, कम लग जाएगा। लेकिन अट्रैक्शन फोर्स तो लगेगा, आकर्षण तो लगेगा ही ना। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे करके बहुत सारी लेयर तक क्या कर सकता है, अपने ऊपर जमा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, बहुआण्विक परत बनती है, बहुआण्विक परत। क्योंकि ये महज क्या है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स ही है, इसलिए यहाँ पे क्या बनती है, बहुआण्विक परत बनती है। लेकिन अगर हम बात करें रासायनिक अधिशोषण की, तो आप एक चीज देखना, ये आपकी सतह है, इसके अंदर ये मान लो एक बार आके अणु क्या हो गए, आपके जुड़ गए। ठीक है, अब रासायनिक बंध जो बनेगा, रासायनिक बंध आपको भी पता है, रासायनिक बंध के लिए हमें डायरेक्टली कांटेक्ट में आना जरूरी होता है। अणुओं का डायरेक्टली कांटेक्ट जब तक नहीं होगा तब तक केमिकली बॉन्ड नहीं बनेगा। केमिकल बॉन्ड के लिए अणुओं का पास पास होना, उनका कांटेक्ट में आना जरूरी है। तो जब तक कांटेक्ट में नहीं आएंगे, केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, स्ट्रांगनेस नहीं होगी। क्योंकि ये तो वीक था, तो यहाँ तक भी लग जाएगा, इसके ऊपर भी लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है उस टाइम पे उनका कांटेक्ट में आना जरूरी है। यानी तो कांटेक्ट में जब आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो ये देखो, ये तो डायरेक्टली कांटेक्ट में है, ये अणु तो इन पे तो क्या बन सकता है, केमिकली एब्जॉर्प्शन हो सकता है। लेकिन इसके बाद अगर ये लेयर लेके आए तो यहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट है क्या, डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक जो लेयर होती है उस तक ही क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण संभव होता है। तो ये कैसा होता है आपका, एक आणविक परत बनाता है। समझ आया कि रासायनिक अधिशोषण में कैसी परत बनती है, एक आणविक परत बनती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो इसका आंसर, ये समझ आया ना, रासायनिक भौतिक अधिशोषण में सिर्फ और अट्रैक्शन फोर्स ही होता है, इसलिए वहां पर क्या नहीं होता, जरूरी नहीं होता है कि आपका डायरेक्टली कांटेक्ट में आए या नहीं आए। डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा तो स्ट्रांग लग जाएगा, और अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होगा तो वीक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन अगर हम रासायनिक अधिशोषण की बात करते हैं तो रासायनिक बंध कब बनते हैं, जब कोई भी दो अणु डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। तो डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट में सिर्फ एक लेयर में ही तो आ सकते हैं, दूसरी लेयर में तो आ नहीं सकते। ठीक है, तो दूसरी लेयर में तो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होगा। तो इसलिए जो आपका भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक परत बन सकती है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में सिर्फ एक आणविक परत का ही क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट और अगर अंतर की बात करें तो देखो, भौतिक अधिशोषण के लिए जो हमारे सक्रियण ऊर्जा होती है उनकी बहुत कम आवश्यकता होती है, रासायनिक अधिशोषण के लिए आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, तो भौतिक अधिशोषण के लिए जो आपकी क्या होती है, कम ऊर्जा की क्या होती है, आपकी आवश्यकता होती है। सक्रियण ऊर्जा जो होती है आपकी कम चाहिए होती है, जबकि रासायनिक में आपकी ज्यादा चाहिए होती है। अगर हम बात करें तो भौतिक के अंदर, भौतिक अधिशोषण के अंदर मान लो भौतिक अधिशोषण हो रहा है, ठीक है, तो हमारे जैसे ये है, ये सरफेस पे हो रहा है, तो एनवायरमेंट में NH3 गैस भी है, ठीक है, H2 गैस भी है, CO2 गैस भी है ना, और आपकी HCl गैस भी है, सारी गैसेस है। तो किस गैस का यहाँ पर भौतिक अधिशोषण जल्दी होगा, तो देखो ये किस पर निर्भर करता है कि इन गैसों में से कौन सी गैस जल्दी
द्रवीकरण होता है, किसका द्रवीकरण जल्दी होता है, मतलब कौन लिक्विफिकेशन, मतलब क्या है कि कोई भी गैस पे जब हम दाब लगाते हैं तो गैस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड के अंदर। वही उसका क्या कहलाता है, द्रवीकरण। कि गैस का लिक्विड में बदलना, किस पर, उच्च ताप पर, दाब पर। कि हम लोग ताप और दाब जब हम लोग उस पर बढ़ाते हैं तो गैस किस में बदल जाती है, लिक्विड के अंदर बदल जाती है। तो इसके अंदर आपको पता होगा, तो यहाँ पे NH3CO2H2HCl, इन गैसों में से सबसे ज्यादा भौतिक अधिशोषण कौन सी गैस का होगा, जिसका द्रवीकरण आसानी से संभव है। तो जिसका द्रवीकरण आसानी से संभव होगा ना, उस गैस का क्या हो जाएगा, भौतिक अधिशोषण जल्दी हो जाएगा। तो वो जितनी जल्दी संघनित हो जाएगी यहाँ पे, वहां पे भौतिक अधिशोषण ज्यादा होगा। अगर हम रासायनिक अधिशोषण की बात करें तो रासायनिक अधिशोषण में द्रवीकरण से कोई लेना देना नहीं है। रासायनिक अधिशोषण में सिर्फ इतना मतलब है कि अगर वहां पर केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स वहां पे रासायनिक अधिशोषण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि रासायनिक अधिशोषण अकेला होता है, भौतिक अधिशोषण भी अकेला, दोनों अलग अलग होते हैं। देखो क्या होता है, इस सरफेस पे मान लो ये पहले ये हो रहा हो, तो यहाँ पर ये वाला तो कौन सा हो गया, रासायनिक। और फिर मान लो इस पे ये भी बन रही हो, तो क्या हो जाएगा, भौतिक भी हो सकता है। तो रासायनिक अधिशोषण के साथ साथ भौतिक, देखो यहाँ पे भौतिक अधिशोषण हो रहा है ना, उसमें ये जो फर्स्ट वाली लेयर हो सकता है इसके साथ रासायनिक अधिशोषण हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ रासायनिक अधिशोषण है, उसमें भौतिक अधिशोषण संभव नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे तो मल्टी लेयर है, तो एक लेयर में हो सकता है रासायनिक अधिशोषण हो, तो भौतिक अधिशोषण के साथ साथ रासायनिक अधिशोषण संभव है, जबकि रासायनिक अधिशोषण के साथ भौतिक अधिशोषण संभव नहीं है। क्योंकि भौतिक अधिशोषण में बहुलेयर जो मल्टी लेयर बनती है, और मल्टी लेयर के लिए हमें पता है कि रासायनिक में सिर्फ एक लेयर बनती है, इसका मतलब वहां पे भौतिक अधिशोषण संभव नहीं हो सकता। तो ये आपके कुछ अंतर थे, एक दो चार और मिले तो देख लेना, बाकी सारे हो गए आपके अंतर ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड। ओके, तो भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में अंतर हो गए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि जो ये अधिशोषण है, ये क्या होता है, देखो ठोस आपकी सतह है, उस पर गैस का अधिशोषण। तो ये जो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी कि ठोस जो अधिशोषक है उन पर गैस अधिशोषक का क्या हो रहा हो, अधिशोषण हो रहा हो, तो उनको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा कि ठोस अधिशोषक पर गैस अधिशोष्य, ठीक है। तो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखो फर्स्ट जो होता है हमारा, सबसे फर्स्ट वो आता है हमारा अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक की प्रकृति का मतलब क्या हो जाएगा कि जो अधिशोषक क्या है, जिस सतह पे ये जो सतह है, ये सतह हमारी क्या है, अधिशोषक, ठीक है। और ये जो यहाँ पे गैसों के अणु घूम रहे हैं, ये हमारे क्या होंगे, आपके अधिशोष्य, ठीक है। अब देखो अधिशोषक की प्रकृति भी क्या होगी, डिपेंड करेगी कि अधिशोषण कैसा होना है, कितना जल्दी होना है, धीरे होना है, भौतिक होना है, रासायनिक होना है। कैसे कि अगर मान लो यहाँ पे अधिशोषक की जो प्रकृति होती है, स्टॉप करिए, अधिशोषक की प्रकृति पर कैसे निर्भर करेगा कि अधिशोषक जो होता है ना, ये अलग अलग गैसों को अलग अलग प्रकार से क्या कर सकता है, अधिशोषित, अपनी सतह पर अधिशोषित करता है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा भौतिक अधिशोषण होता है उसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है, भौतिक अधिशोषण की प्रकृति विशिष्ट तो होती नहीं है ना, क्योंकि इसमें अलग अलग गैसें अलग अलग प्रकार से क्या हो सकती है, अधिशोषित हो सकती है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो गैस जितना जल्दी द्रवीकृत हो जाएगी उसका अधिशोषण भी उतना ही जल्दी होगा, ठीक है, यही बताया था। तो देखो ये जो निर्भर करता है यहाँ पे, वो करता है क्रांतिक ताप पर,
इसमें जो अधिशोषण जो निर्भर करेगा वो किस पर निर्भर करेगा? क्रांतिक ताप पर। क्रांतिक ताप क्या होता है? वह ताप जिस पर, वह ताप, वो टेम्परेचर, मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। वो टेम्परेचर, जैसे मान लो आप लोग क्या लिया, आपने गैस ली, इस कंटेनर के अंदर, इतने बड़े कंटेनर के अंदर गैस ली, आपने उस पर दाब लगाना शुरू किया। जैसे ही आपने दाब लगाना शुरू किया, एक पर्टिकुलरली टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसके बाद आप उस पर कितना भी दाब लगा लो, लेकिन वो गैस लिक्विड में नहीं बदलेगी। जितना उसको लिक्विड में बदलना था वो बदल गई, ठीक है। तो वो टेम्परेचर जहां पे कितना भी और अधिक दाब लगा लो, गैस फॉर्म मतलब द्रव में नहीं बदलती है, वो आपका क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप। तो वो टेम्परेचर जिस पर और अधिक हम दाब लगाएंगे, और अधिक दाब लगाने पर गैस क्या नहीं होती है? द्रवीकृत नहीं होती है। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, गैस का द्रवीकरण संभव नहीं होता है, यानी जितना गैस द्रवित होनी थी उतनी हो गई है, उसके बाद वो द्रवीकृत नहीं होगी। तो वो टेम्परेचर उसका क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप। तो जिस गैस के लिए क्रांतिक ताप जितना ज्यादा, उसका अधिशोषण उतना ज्यादा। तो यानी कि क्रांतिक ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? अधिशोषण। ठीक है। तो इसमें देखो, ये अधिशोषक उन गैसों को जल्दी कर लेगा, उन गैसों को अपनी सतह पे जल्दी अवशोषित कर लेगा जिसका क्रांतिक ताप क्या होगा? ज्यादा होगा। और आपको बता दूं कि जो आपके जैसे NH3 है, SO2 है, CO2 है, ये जो पोलर गैसेस होती हैं, पोलर ध्रुव है ना, ये SO नेगेटिव, CO2, ये ध्रुवित गैस है, इनका क्रांतिक ताप ज्यादा होता है। और H2, O2, Cl2, ये वाली गैसें अध्रुवित है। H2 देखो, H2 की स्ट्रक्चर ऐसे बनती है ना, O2 OO और Cl तो अध्रुवित गैसें, इनका क्रांतिक ताप क्या होता है? कम होता है। तो इनका अधिशोषण जल्दी होगा, और H2, O2 और Cl2, इनका अधिशोषण क्या होगा? धीरे होगा। ठीक है। तो जिनका क्रांतिक ताप जितना ज्यादा होगा, उसका अधिशोषण उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अधिशोष्य पे अगर जो हमारा अधिशोषक जो होगा वो हमारा क्या होगा? अगर मान लो अधिशोष्य आ जाएगा यहाँ पे, तो अधिशोष्य हमारी जो जितनी द्रवित होने वाली गैसेस होंगी वो अधिशोष्य है, तो उसका क्या हो जाएगा? अधिशोषण ज्यादा। और अगर मान लो जो हमारा क्या बोल सकते हैं, जिनका क्रांतिक ताप कम है, अगर वो अधिशोष्य है तो वो क्या होगा? उसका अधिशोषण क्या होगा? धीरे। देखो एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ आपको। फर्स्ट जो हमारा प्रभावित करने वाला कारक है वो क्या होगी कि जो हमारा गैस जिसका अधिशोषण हो रहा है, देखो एक ये तो कैसा हो गया? ठोस, और ये क्या हो गया? गैस। ये मैंने एक्चुअली अधिशोषक लिख दिया था, यहाँ पे अधिशोष्य आएगा। ठीक है। अब गैस ठोस जो है वो आपका क्या होगा? अधिशोषक। ओके, ठोस क्या है आपका? अधिशोषक है, और ये गैस क्या है? अधिशोषक। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इस अधिशोषक की तो बात कर रहे हैं ना। तो अधिशोष्य की क्या लिखनी है हमें? प्रकृति। ठीक है, वो बाय मिस्टेक मेरा अधिशोषक बोला गया। तो देखो हमें क्या बताना है कि यहाँ पे इसकी प्रकृति पे कैसे निर्भर करेगा। देखो जो गैसेस जितनी जल्दी यहाँ पे अधिशोषित हो जाएगी उसका अधिशोषण ज्यादा होगा। ठीक है। तो इनमें ये बताया गया कि इन गैसेस में जो आपकी जिनका क्रांतिक ताप ज्यादा होता है उन गैसों का अधिशोषण भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जो आपकी अध्रुवीय गैसेस होती है जैसे NH3, SO2, CO2, इन गैसों का क्रांतिक ताप क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इन गैसों का क्रांतिक ताप ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा? अधिशोषण भी ज्यादा होगा। और जो आपकी H2, O2, Cl2 ये जो गैसेस हैं इनका क्रांतिक ताप क्या होता है? कम होता है, इसलिए इनका क्या होगा? अधिशोषण भी क्या होगा? कम होगा। इसका 300-350 के लगभग होता है, इनका 144, 140, 130 के लगभग होता है। ठीक है। तो
क्रांतिक ताप क्या होता है? वो ताप जिस पर और अधिक दाब लगाने पे गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है। तो सीधी सी एक बात क्या याद रखनी है आपको कि जिस गैस का द्रवीकरण आसानी से संभव है, उस गैस का अधिशोषण क्या होगा? जल्दी होगा। तो अधिशोषी की प्रकृति हो गई, अधिशोषी की प्रकृति हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अगर हमारा बात करें तो ये हमारी अधिशोषी की प्रकृति हो गई। तो अधिशोषी की प्रकृति में सिर्फ एक चीज ध्यान रख लेना कि जो गैस जितनी आसानी से द्रवित हो जाएगी उसका अधिशोषण क्या होगा? जल्दी हो जाएगा। क्लियर है? जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना ज्यादा होगा उसका अधिशोषण ज्यादा होगा। ये भी चीज क्लियर है? ठीक है, तो ये तो हमारी अधिशोषी की प्रकृति हो गई। दूसरी अगर हम बात करें वो हमारा है कि अधिशोषक जो हमारा है, अधिशोषक, अब की बार क्या है? अधिशोषक। अधिशोषक मतलब जो कि ठोस चीज है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट ये, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है कि अगर आपने जिसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां पे अधिशोषण क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ज्यादा होगा, वहां पे आपका अधिशोषण जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब क्षेत्रफल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक तो आप जैसे ये पूरा है, ठीक है, तो इसका जो क्षेत्र, अगर हम लोग इसकी मान लो सरफेस एरिया की बात करें तो इसका सरफेस एरिया कितना? ये और ये, ठीक है, इसका सरफेस एरिया ये है। जैसे ही मान लो आपने इसको दो भागों में विभाजित कर दिया, सपोज करो ये ऐसे था, जुड़ा हुआ था पूरा, तो अगर हमने इसको दो भागों में विभाजित कर दिया तो ये सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया, ये क्या हो गया? आपका बढ़ गया। तो जब इसको दो भागों में बांट दिया तो बढ़ गया, तो यानी कि टुकड़े करने के बाद उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो जिसका जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा या सरफेस एरिया होगा उसका उतना ही ज्यादा उस पर क्या होगा? अधिशोषण प्रक्रिया। तो आप लोग एक चीज याद रखना, एक तो आप क्रिस्टल को इस फॉर्म में लोगे और एक आप क्रिस्टल को इस फॉर्म में लोगे अधिशोषक को, तो चूर्णित अवस्था में अधिशोषण ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इसकी अवस्था में। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप लोग को पाउडर फॉर्म में किसी भी सब्सटेंस को लेते हो वहां अधिशोषण प्रक्रिया क्या होगी? ज्यादा होगी। या फिर आप लोग बोल सकते हो कि ये कैसा हो? सरंध्र हो। ये कैसा हो? सरंध्र, यानी कि इसमें रंध्र होने चाहिए, छेद होने चाहिए, तो छेद हो जाएंगे तो भी इनमें क्या हो जाएगा? अधिशोषण प्रक्रिया तेज हो जाएगी, अधिशोषण प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी। तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा, अधिशोषण बढ़ा। अधिशोषी की प्रकृति पर कैसे निर्भर करेगा कि अधिशोषी की जो जितनी जल्दी आसानी से द्रवित होने वाली गैसेस होंगी उनका अधिशोषण आसानी से पॉसिबल है। ठीक है, तो आपका हो गया भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अंतर, और उसके बाद प्रभावित करने वाले कारक है। देखो मैं आपको बता दूं, नोट्स में हेडिंग है आपकी कि ठोस अधिशोषक पर गैस अधिशोषक, ऐसे है हेडिंग। उसके नीचे कुछ लिखा है, उसके अंदर आप लोग ऑब्लिक करके एक हेडिंग और डाल लेना, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। नोट दिस लाइन, इसको आप अच्छे से सुन लो कि आप लोग बाद में सोचोगे ये क्या हो गया, है ना। तो इसमें अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक वो नीचे आप लोग लिख लेना उसके। ठीक है, तो ये कर लोगे, और उसके अंदर दो हम लोगों ने पढ़ लिए, फर्स्ट और सेकेंड। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इतने आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ओके।